हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो चैप्टर नंबर 21 की है, जो हम सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं बिजनेस लॉ की, जिसके अंदर एक वीडियो में कंप्लीट चैप्टर कवर करा रहे हैं। उसमें ही आज चैप्टर नंबर 21 की वीडियो बनाई जा रही है, जिसका नाम है कंडीशंस एंड वारंटीज़। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक कंडीशंस एंड वारंटीज़। देखिए, पहली बात तो यहाँ पर कौन सा चल रहा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 चल रहा है। तो गुड्स से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड क्या आती है, कंडीशंस एंड वारंटीज आती हैं। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। एज ए जनरल रूल द डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर इज एप्लीकेबल इन द सेल्स ऑफ गुड्स। वैसे देखो, सेल्स ऑफ गुड्स में डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर होता है। क्या होता है डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर? कि बायर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो चीज़ खरीद रहा है उसको देख परख के खरीदे। ठीक है, वैसे तो मोस्ट ऑफ जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है इसी रूल पर डिपेंड करता है, इसी रूल पर एप्लीकेबल है। बट ईच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड अंडर सम स्टिपुलेशन। लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट है कुछ शर्तों के बेस पे बनता है। इन सच केस द डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर डज नॉट अप्लाई एंड द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर बाउंड बाय द कंडीशन स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। और उस केस में जो डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर है अप्लाई नहीं होता, एंड द पार्टीज टू द जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है पार्टी, वो बाउंड बाय द कंडीशन, जो कंडीशंस लगाई हुई हैं उसके थ्रू बाउंड होती है, कि जो उसमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शर्तें रखी गई है उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए बाउंड रहती है। एट टाइम्स द सेलर गिव्स हिज एस्टिमेशन ऑफ गुड्स ही इज सेलिंग। जब एक टाइम पे जब सेलर अपनी एस्टिमेशन देता है गुड्स के रिगार्डिंग, जो वो बेच रहा है, हिज ऑब्जेक्ट इज डूइंग दैट। वो क्यों एस्टिमेशन देता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? टू गिव हिम ओपिनियन अबाउट द गुड्स, कि अपनी ओपिनियन गुड्स के बारे में बताना। टू इंड्यूस द, या फिर टू इंड्यूस द बायर टू परचेज द गुड्स, बायर को इंड्यूस करना कि खरीद लो खरीद लो खरीद लो, ये गुड्स खरीद लो, परचेज द गुड्स। इफ द सेलर ओनली गिव्स हिज एस्टिमेशन ऑफ द गुड्स, अगर सेलर ने सिर्फ अपनी एस्टिमेशन दी है गुड्स के रिगार्डिंग, द बायर शुड इन हिज ओन इंटरेस्ट सेटिस्फाई। तो बायर खुद क्या क्या करना चाहिए, खुद को अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए कि भाई मेरे काम की चीज़ है, मुझे अच्छी लग रही है नहीं लग रही, अपने आप को सेटिस्फाई करे दैट द गुड्स कन्फर्म टू व्हाट ही वांट्स टू बाय, कि वो गुड्स कन्फर्म कर रही है कि जो वो चाहता था वो उसको मिल गया। But if the seller induces the buyer to purchase the goods, the buyer can set his condition for the purchase. देखो, अगर सेलर बार बार इंड्यूस कर रहा है उसको खरीद लो खरीद लो खरीद लो, तब बायर ये कर सकता है, बायर के पास ये एक तरह से बायर ये कर सकता है कि वो अपनी कंडीशन सेट कर सकता है एक परचेज के लिए, कि भाई अगर ये ऐसा होगा तो मैं आपके ये सामान खरीद लूँगा। ठीक है, सच कंडीशन इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इस कंडीशन को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर द स्टिपुलेशंस विच लॉफुली बाइंड द सेलर टू वट एवर क्लेम्स ही हैज़ मेड अबाउट द गुड्स। ये जो कंडीशन होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर, वो स्टिपुलेट कर देती है, एक तरह शर्त बिठा देती है दोनों पार्टीज के बीच में, जो सेलर को लॉफुली बाउंड कर देती है कि जो उसने बोला था वो उसको करना पड़ेगा गुड्स के रिगार्डिंग। ए मेयर कमेंडेशन बाय द सेलर ऑफ द गुड्स डज नॉट अमाउंट टू स्टिपुलेशन। सिर्फ उसका बोलना ये स्टिपुलेशन नहीं कहलाता, एंड डज नॉट गिव एनी राइट टू एक्शन ऑफ बायर। बायर को कोई एक्शन नहीं देता कि वो गुड्स डू नॉट मीट द सेलर्स मैन, अगर सेलर की एस्टिमेशन में मीट नहीं होती। देखो, अगर खाली वो ये बोलता है, एस्टिमेशन देता है सेलर, तो बायर कोई उसके ऊपर, बायर के पास राइट नहीं बनता। अगर वो उसको इंड्यूस करता है तभी उसके पास राइट बनता है। ठीक है, thus any such claim that the seller makes with regards to the goods or any aspects of the contract of sale that reveals something which is not known to the buyer and that induces the buyer to make the contract of sale is a stipulation। देखो, एनी सच क्लेम, कोई भी ऐसा क्लेम जो सेलर मेक्स, जो सेलर देता है, मतलब बोलता है, विद रिगार्ड टू गुड्स के रिगार्डिंग, एंड एनी एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग, दैट रिवील समथिंग विच इज़ नॉट नोन टू द बायर। ऐसी चीज़ निकलती है, रिवील होती है जो बायर को नहीं पता, एंड दैट इंड्यूसेस द बायर टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और इसी चीज़ ने इंड्यूस किया था बायर को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के लिए। स्टिपुलेशन वो एक शर्त हो जाती है, दैट इज बाइंडिंग ऑन द सेलर, वो सेलर के ऊपर बाइंड हो जाती है। सच लायबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर बिकम्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और वो लायबिलिटी जो सेलर की होती है वो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है, बिकॉज द बायर मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सच रेवलेशन। और बायर, क्योंकि बायर ने उस बेस पर
कॉन्टैक्ट किया था, एंड द सेलर कैन नॉट रिफ्यूज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस मेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, और सेलर मना नहीं कर सकता जो उसने कॉन्ट्रैक्ट में बोला था, करने प्रॉमिस करा था। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12A 12(1) ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स एक्ट, स्टिपुलेशन कैन बी, जो स्टिपुलेशन होती है शर्त दो प्रकार की होती है, कंडीशन हो सकती है या फिर वारंटी होती है। अब देखो कंडीशन क्या होती है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ऑफ द सेल्स ऑफ द गुड्स एक्ट डिफाइन अ कंडीशन as a stipulation essential to main purpose of the contract, the breach of which give rise to a right to treat the contract as repudiated। एक स्टिपुलेशन एक शर्त एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए जो जरूरी है, द ब्रीच ऑफ जिसका टूटना, राइज मतलब गिव राइज टू अ राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड, जिसका टूटना कॉन्ट्रैक्ट के रेपुडिएट होने को राइज करता है। मतलब अगर एक कंडीशन टूट जाती है तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रेपुडिएट हो सकता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इफ एन एक्सप्रेस स्टिपुलेशन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर बोली गई स्टिपुलेशन, बोली गई शर्त है, पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इट्स फुलफिलमेंट इज एसेंशियल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट टू बी कंप्लीटेड, उसका पूरा होना कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होने के लिए ज़रूरी है। इट इज़ डीम्ड टू बी कंडीशन, इसे कंडीशन बोलते हैं। मतलब सपोज करो सेलर ने अपने मुंह से कुछ ऐसी शर्त रख दी है या फिर बायर ने रख दी है और वो दोनों एग्री हो गए हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट बन गई है, तो उसका पूरा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके पूरे होने से ही वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा। इफ द कंडीशन इज नॉट मेट, अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होती, द एग्रीड पार्टी इज एंटाइटल्ड टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीड पार्टी के पास ये हक होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, तोड़ सकता है। It may well be said that condition is the foundation of the edifice of the contract of sales, कंडीशन है जो फाउंडेशन है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स का, द मोमेंट इज इट इज ब्रोकन द होल एडिफिस इज कोलैप्स, मतलब कि जो कंडीशन है एक तरह से वो एक नींव की ईंट है, जैसे ही वो मतलब अगर नींव हो गई ख़राब तो वो पूरी की पूरी जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है पूरी या फिर जो बिल्डिंग बनाई वो पूरी धाराशायी हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी, ठीक है। वारंटी देखिए क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सेक्शन 3, ए वारंटी इज ए स्टिपुलेशन कोलैटरल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी क्या है, एक शर्त है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस से कोलैटरल है, साथ में मिलती जुलती है। द ब्रीच ऑफ विच गिव राइज टू अ क्लेम फॉर डैमेज, इसका टूटना सिर्फ डैमेज को क्लेम कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकते। अगर वारंटी टूटती है तो आप क्लेम के लिए, डैमेज के लिए क्लेम कर सकते हैं या फिर क्लेम के लिए केस डाल सकते हैं, बट आप कॉन्ट्रैक्ट को स्टिपुलेट या फिर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकते। डैमेज बट नॉट अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड, ये नहीं कर सकते आप। इट इज़ क्लियर फ्रॉम वट हैज़ बीन सेड दैट वारंटी इज़ नॉट एन एसेंशियल ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये बताता है कि वारंटी है एसेंशियल ऑब्जेक्ट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की। इट ओनली हेल्प्स एक्सपेडाइट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन में मदद करती है। इफ द वारंटी इज वायलेटेड द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट टर्मिनेट, अगर वारंटी भाई बंदा नहीं करता, कंप्लीट नहीं करता, वायलेट कर देता है वारंटी को, तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होगा। ओनली द एग्रीड पार्टी कैन फाइल अ सूट फॉर डैमेज, जो सिर्फ एग्रीड पार्टी जो है जिसको नुकसान हुआ है वो अपने नुकसान के लिए केस डाल सकती है उसके ऊपर। इफ़ अ कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वायलेटेड, जो कंडीशन है, अगर देखो दो चीज़ है यहाँ पर, कंडीशन और वारंटी। अगर कंडीशन टूट जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो जाएगा, लेकिन वारंटी टूट जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है रेपुडिएट नहीं होगा, वहाँ पर सिर्फ जो डैमेज हुआ है उसके लिए ही एग्रीड पार्टी क्लेम कर सकती है। terminate the if the condition terminate contract is violated, the contract terminates. A warranty on the other hand does not terminate the contract, it fits the violated because the buyer is not solely dependent on it in a contract of sale. He only recognizes it as being related to the contract and being helpful in the execution, बस वो help करती है execution में contract के। For example, Ram goes to a horse trader and says that he wants to buy a horse that can run at 40 किलोमीटर an hour, ठीक है। राम गया हॉर्स ट्रेडर के पास, बोला कि मुझे एक हॉर्स चाहिए जो किस स्पीड से भाग सके, 1 घंटे में 40 किलोमीटर की स्पीड से भाग सके। द ट्रेडर गिव्स हिम अ हॉर्स एंड सेज दैट द हॉर्स विल रन एज पर द राम रिक्वायरमेंट, ट्रेडर ने दे दिया उसको हॉर्स और कहा है भाई तेरी जैसी रिक्वायरमेंट थी वैसा ही घोड़ा है ये, ठीक है। हियर द हॉर्स बीइंग फास्ट इनफ टू रन 40 किलोमीटर आवर इज एसेंशियल कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर
एक कंडीशन है कॉन्टैक्ट की कि भाई हॉर्स है 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भागना चाहिए, यानी स्पीड ही होनी चाहिए. इफ़ द हॉर्स इज नॉट दैट फास्ट एज रनर एज राम that had stipulated fast a runner as Ram had stipulated and does only 20 kilometer in an hour. Ram cannot only file a suit for damage against the trader but also repudiate the contract. राम ने बाद में देखा कि ये जो राम ने एक रेस लगाई उसके अंदर उसको पता चला कि ये तो सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भाग रहा है. तो अब राम की जो कंडीशन है वो टूट गई. अब राम जो है ये राम के पास ये ऑप्शन आ जाता है कि वो सूट फाइल कर सकता है डैमेज के लिए अगेंस्ट ट्रेडर, बट आल्सो रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट को भी खत्म कर सकता है, रेपुडिएट कर सकता है. ठीक है, आगे देखिए. कंसीडर अनदर एग्जाम्पल. हरी गोज टू अ हॉर्स ट्रेडर एंड सेज दैट ही वांट्स टू बाय ए गुड हॉर्स. हरी गया ट्रेडर के पास, उन्हें बोला एक अच्छा हॉर्स दे दो. द ट्रेडर ऑफर्स हिम अ हॉर्स एंड सेज दैट इट कैन रन एट 40 किलोमीटर एन आवर. ट्रेडर ने उसको एक हॉर्स दिखाया और बोला कि ये हॉर्स, ट्रेडर ने बोला ये 40 किलोमीटर पर आवर की गति से भागता है. हरी बाइज द हॉर्स. हरी ने हॉर्स को खरीद लिया. लेटर ही कम्स टू नो दैट द हॉर्स कैन ओनली रन 30 किलोमीटर. उसने बाद में देखा ये तो सिर्फ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है. हियर द कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर इज ओनली अ वारंटी. जहाँ कमिटमेंट जो थी वो ट्रेडर की वो सिर्फ एक वारंटी थी एंड इज़ नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कोई कंडीशन नहीं थी, सिर्फ वारंटी थी. उसने बोला था कि ऐसा होता है. नॉन फिलमेंट ऑफ वारंटी ओनली एंटाइटल द बायर टू रिसीव डैमेज फ्रॉम द सेलर नॉट टू रेपुट. अभी वारंटी कंप्लीट नहीं हुई इसकी, तो बायर को ये राइट हो गया कि वो जो भी है डैमेज के लिए उसको स्यू कर सकता है बट रेपुडिएट नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को. ठीक है, हाँ जी, आगे देखिए. टचस्टोन ऑफ कंडीशन एंड वारंटी. कंडीशन एंड वारंटीज की कसौटी या मापदंड बोल सकते हैं इसको. मापदंड क्या है इसका, देखो. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वेदर स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कंडीशन और अ वारंटी डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. की जो शर्त है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंडीशन की है या वारंटी की है वो कॉन्ट्रैक्ट के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है. स्टिपुलेशन दैट इज डीम्ड टू बी वारंटी कुड इन फैक्ट बी ए कंडीशन. मतलब जो शर्त है इज डीम्ड टू बी वारंटी, इसको वारंटी मानेंगे. कुड बी इन फैक्ट टू बी कंडीशन, एक टाइम पे वो कंडीशन भी हो सकती है. दिस इम्प्लाइज दैट द कोर्ट हैज़ द राइट टू एनफोर्स द इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट इन्फर्स फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस of the case and the intention of the parties when they added such stipulation in the contract. ये imply करती है कोर्ट को, कोर्ट हैज़ द राइट टू एनफोर्स द इम्प्लाइड, कि भाई वो एनफोर्स करे इम्प्लाइड कंडीशन को और वारंटी को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ताकि जो सर्कमस्टांसेस हैं of the case and the intention of the parties when they added such stipulation in the contract. और जो parties की intention है वो उस contract के अंदर पता चले. ठीक है, for example, A sells a car to B and says that it will give him a mileage of 30 किलोमीटर to a liter. A ने B को कार बेची, ठीक है, और बोला कि 30 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर 1 लीटर में निकाल देती है. ठीक है, आफ्टर बाइंग द कार A realizes that it does only 20 किलोमीटर टू लीटर. कार खरीदने के बाद पता चला कि 1 लीटर में 20 किलोमीटर निकाल पाती है. इट इज़ अ केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी ऑन अ पार्ट ऑफ ए. ब्रीच ऑफ वारंटी हो गई and the B is entitled to receive damage from the A but is not entitled to recover the cost of the car and that is has to pay and return. तो A के पास ये होती है कि वारंटी टूट गई तो A बस सिर्फ क्लेम कर सकता है वारंटी के लिए जो इसके लॉस हुआ उसके लिए, लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर सकता, कार को वापस नहीं कर सकता. In contrast to this, A says that the car will give him 30 kilometer. To this, A says that the car will give him 30 kilometer. A ने कहा कि 30 किलोमीटर देता है 1 लीटर में कार. एंड B specifies a condition that if it does not do that. इसने बोला A ने कि 30 किलोमीटर 1 लीटर में निकाल देती है, लेकिन B ने वहाँ पर एक कंडीशन लगा दी कि इफ़ इट डज नॉट डू दैट, अगर ये 30 किलोमीटर 1 लीटर में नहीं निकालेगी, ही इज़ नॉट बाइंग इट, वो उसको बाय नहीं करेगा. तो यहाँ क्या लग गई, कंडीशन लग गई.
हेयर ए स्टेटमेंट इज कंडीशन ऑन विच ही इज प्रिपेयर टू बाय द कार। यहाँ पे ए की जो बोला था उसने 30 किलोमीटर, वो कंडीशन बन गया। जो एक विच ही इज प्रिपेयर टू बाय द कार, जिसके लिए वो बाय करने के लिए मतलब तैयार हुआ है। एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट ऑन दिस कंडीशन बीइंग फुलफिल्ड। कॉन्ट्रैक्ट इस कंडीशन को फुलफिल होने पे ही डिपेंड करता है। If after buying the car it find that it does not give the promised mileage and give only 20 किलोमीटर to a liter, ये माइलेज दे रही है, he has the right to return the car, उसके पास रिटर्न करने का राइट है, to be and get the cost he has paid for it, और जो कॉस्ट ने दी, क्योंकि रेपुडिएट कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो जाता है। इन एडिशन ए हैज़ द राइट टू क्लेम damages from बी। In one case, a customer asked to a dealer to offer him a car that he could use for long distance traveling in hilly areas. Customer ने बोला डीलर को कि ऐसी कार दो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग हिली एरियाज में करने के लिए ठीक हो, सुटेबल हो। द डीलर प्रपोज दैट ही बाय ए बुगाटी विच ही प्रॉमिस्ड वाज अ स्टडी कार। उसने प्रॉमिस किया कि स्टडी कार है बुगाटी। द कस्टमर अकॉर्डिंगली बॉट द कार, कस्टमर ने खरीद ली कार, बट फाउंड दैट इट वाज टोटली नॉट सुटेबल फॉर दिस रिक्वायरमेंट। उसने फाउंड किया कि भाई ये उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सुटेबल नहीं है। एंड फाइल ए सूट अगेंस्ट द डीलर, डीलर के अगेंस्ट सूट डाल दिया। ही रिटर्न द कार एंड वांटेड हिज मनी बैक, वो अपनी मनी चाहता था और रिटर्न करता था। द कोर्ट गेव अ वर्डिक्ट इन हिज फेवर एंड हेल्ड द स्टेबिलिटी ऑफ कार एज अ कंडीशन टू द कॉन्ट्रैक्ट। उसने स्टेबिलिटी ऑफ कार को कंडीशन बना दिया, तो उसको अब वो रिटर्न कर देगा और उससे पैसे ले लेगा वापसी। कंडीशन और वारंटी में डिफरेंसेस देखिए क्या क्या है। बेसिस ऑफ डिफरेंस, कंडीशन, वारंटी। नेचर, एक कंडीशन इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है कंडीशन होता है, अगर उसकी फुलफिलमेंट नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो जाता है। वारंटी इज ए कोलेटरल टू द ऑब्जेक्ट होता है, ये इसके साथ में कोलेटरल होता है ऑब्जेक्ट के साथ में वारंटी। रेमेडीज, इफ अ कंडीशन इज ब्रीच्ड, अगर कंडीशन टूट जाती है, द एग्रीड पार्टी हैज द राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करने का राइट होता है एग्रीड पार्टी के पास। एंड इज एंटाइटल टू डैमेज फ्रॉम द डिफॉल्टिंग पार्टी, और जो डिफॉल्टिंग पार्टी है जिसने मतलब गलत वो कंडीशन कंप्लीट नहीं करी, उससे डैमेज लेने का अधिकार होता है इसके पास। A breach of warranty does not entitle the aggrieved party to repudiate the contract. कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं कर सकता, वो अधिकार नहीं मिलता रेपुडिएट करने का, इसमें सिर्फ डैमेज क्लियर करने का अधिकार होता है। ठीक है। लीगल इफेक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी लीगल ऑन द ब्रीच ऑफ कंडीशन। कॉन्ट्रैक्ट सीज हो जाएगा, मतलब लीगल नहीं रहेगा अगर कंडीशन टूट जाएगी। ए ब्रीच ऑफ वारंटी डज नॉट हैव एन लीगल इफेक्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वारंटी अगर टूट जाती है तो कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता उसके ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। ट्रीटमेंट, द कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू एग्जिस्ट ऑन द ब्रीच ऑफ द कंडीशन एंड द एग्रीड पार्टी कैन ओनली बी कंपनसेटेड बाय डैमेज इट रिसीव्स फ्रॉम द अदर पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट सीज हो जाएगा टू एग्जिस्ट ऑन द ब्रीच ऑफ द कंडीशन, भाई एग्जिस्ट होने से सीज बंद खत्म हो जाएगा, और ब्रीच ऑफ द कंडीशन होने की वजह से। एंड द एग्रीड पार्टी कैन ओनली बी कंपनसेटेड बाय द डैमेज रिसीव फ्रॉम द अदर पार्टी, और एग्रीड पार्टी को सिर्फ कंपनसेशन मिलेगा डैमेज का। ए ब्रीच ऑफ वारंटी इज नॉट डीम्ड टू बी ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड द एग्रीड पार्टी कैन नॉट रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट ऑन सच ग्राउंड, भाई ये रेपुडिएट नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को, और ब्रीच ऑफ वारंटी ब्रीच ऑफ कंडीशन की तरह नहीं माना जाता। ठीक है। वैन डज ए कंडीशन बिकम अ वारंटी, एक जो कंडीशन है, शर्त है, वो वारंटी कैसे बन जाती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन ए, एक वन ऑफ द सेल्स ऑफ द गुड्स एक्ट, इफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैज़ एनी कंडीशन दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ऐसा कंडीशन है जो फुलफिल करेगा सेलर, द बायर में इफ़ ही सो डिज़ायर वेव सच कंडीशन, बायर अपनी खुद की मर्जी से वेव कर सकता है उस कंडीशन को, और ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, मतलब खुद उसको मतलब एक तरह से छूट दे सकता है कि भाई कोई बात नहीं, कंडीशन टूट गई तो उसको हम ये मान लेते हैं भाई वारंटी टूट गई, एंड सेव द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम बिकमिंग वॉइड, और कॉन्ट्रैक्ट को टूटने से बचा लेता है। ए ब्रीच ऑफ कंडीशन में बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी इन फॉलोइंग सिचुएशन, देखो कौन सिचुएशन होती है। फर्स्ट, वेवर ऑफ कंडीशन, जब कंडीशन में छूट मिल जाएगी। इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इफ द सेलर फेल्स टू फुलफिल ए कंडीशन, कंडीशन फुलफिल करने में सेलर फेल हो गया, एंड द बायर ऑफ हिज ओन विल डिसाइड टू वेव सच कंडीशन, और भाई खुद की मर्जी से वो ये सोचता है कि भाई कंडीशन को वेव छूट दे देते हैं कंडीशन के रिगार्डिंग, डज नॉट इंसिस्ट ऑन इट्स फुलफिलमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर, और इंसिस्ट नहीं करता कि भाई इसको फुलफिल कर एंड देन द सेलर इज एब्सॉल्व्ड इज लाइबिलिटी टू फुलफिल सच कंडीशन, तो सेलर एब्सॉल्व हो जाता है उसकी लाइबिलिटी से, वो खत्म
लाइबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है, उत्तरदायित्व तो उसका खत्म हो जाता है उस कंडीशन को फुलफिल करने के रिगार्डिंग। इफ द बायर हैज़ वेव्ड अ कंडीशन एंड एक्सेप्टेड द ब्रीच ऑफ द कंडीशन, अब देखो अगर बायर कंडीशन की छूट दे देता है कंडीशन फुलफिल करने की और ब्रीच ऑफ कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी के रूप में, ही कैन नॉट लेटर होल्ड अ सेलर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस सच कंडीशन, वो सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकता नॉन परफॉर्मेंस के लिए कंडीशन के। ही कैन ओनली क्लेम डैमेजेस फ्रॉम नॉन परफॉर्मेंस, सिर्फ वो क्लेम कर सकता है डैमेज को नॉन परफॉर्मेंस के लिए, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। Example, Ram makes a contract to deliver 500 bales of cottons to Hari on 15 जनवरी and the letter consider the delivery by that date to be condition, भाई 15 तारीख को ही चाहिए, उसको कंडीशन बना दिया। एंड सेज दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट द गुड्स आफ्टर दैट, और ये बोल दिया कि भाई इसके बाद 15 जनवरी के बाद अगर आपकी डिलीवरी आती है तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। बट द गुड्स आर डिलीवर टू हरी 18 जनवरी, लेकिन 18 जनवरी को डिलीवर होते हैं एंड एक्सेप्ट डिलीवरी, उसने डिलीवरी एक्सेप्ट कर लेता है। इफ़ राम हैड कमिटेड अ ब्रीच ऑफ कंडीशन बाय नॉट डिलीवरिंग द गुड्स ऑन द अपॉइंटेड डे, अगर राम ब्रीच ऑफ कंडीशन कर दी, उसने 15 तारीख को नहीं करी है, 18 तारीख को करी है। हरी हैड द राइट टू रेपुडिएट, हरी के पास ये राइट है कि वो रेपुडिएट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई। बाय एक्सेप्टिंग द गुड्स ऑन 18 जनवरी ही हैड एक्सेप्टेड इट एट ब्रीच ऑफ वारंटी, 18 जनवरी को उसने अगर डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली तो उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो ब्रीच ऑफ कंडीशन है वो ब्रीच ऑफ वारंटी मान ली, एंड एज सच कैन ओनली स्यू राम फॉर डैमेजेस, वो सिर्फ राम को डैमेज के लिए स्यू कर सकता है कि भाई 3 दिन बाद डिलीवरी आई है, उसकी वजह से जो मेरे को नुकसान हुआ है वो पे कर दे बस, ठीक है। तो इसने खुद ने अपने वेव ऑफ कर दिया कंडीशन को। अगर कंपल्सरी ट्रीटमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, कंपल्सरी ट्रीटमेंट जो क्या है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को हम ब्रीच ऑफ वारंटी मानेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट डिविजिबल, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को डिविजिबल नहीं कर सकते एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द डिलीवरी ऑफ अ पार्ट ऑफ द गुड्स, नॉट डिविजिबल नहीं है लेकिन बायर ने एक्सेप्ट किया डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड, कुछ पार्ट ऑफ गुड्स की डिलीवरी ली है, और व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट लेड टू द गुड्स दैट हैव ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड द बायर, और यह जो कॉन्ट्रैक्ट ऐसी गुड्स से रिलेट करता है जो मतलब कि बायर के पास पहले ही डिलीवर हो चुकी है, अनलेस देयर इज ए एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, यहाँ पर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, यहाँ पर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। द ब्रीच ऑफ कंडीशन इज डीम टू बी ब्रीच ऑफ वारंटी, उधर मान लिया जाता है कि जो अगर कंडीशन टूट गई तो उसको कंडीशन ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी रेपुडिएटेड व्हेन देयर इज एन इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रोविजन इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर डूइंग सो, कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ तभी रेपुडिएट कर सकते हैं जहाँ पर इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रोविजन है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डूइंग सो, ठीक है। ये करने के रिगार्डिंग कोई इम्प्लाइड अगर कंडीशंस बनती है तब वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो जाएगा, ठीक है। स्टिपुलेशन एज टू टाइम एंड पेमेंट, टाइम और पेमेंट के रिगार्डिंग शर्त, according to section 11 of sales of goods act, unless there is an understanding between the parties to the contrary, the time of payment, देखो section 11 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग, अनलेस देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज टू द, अगर पार्टीज के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, द टाइम ऑफ पेमेंट इज नॉट डीम्ड टू बी द कोर इशू ऑफ द एसेंस ऑफ द सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर दोनों में अंडरस्टैंडिंग है तो टाइम ऑफ पेमेंट को उसको कोई भी इंपॉर्टेंट इशू नहीं बनता सेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अंदर। वेदर और नॉट द टाइम ऑफ पेमेंट इज ऑफ एसेंस डिपेंड अपॉन द कंडीशन लेड डाउन इन द कॉन्ट्रैक्ट, जो टाइम ऑफ पेमेंट है कि उसका क्या महत्व है ये डिपेंड करता है जो कंडीशंस चल रही हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब देखो इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज, अब देखो कुछ इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी यानी कि कंडीशन बनाई नहीं जाती, वो अपने आप कंडीशन मानी जाती है। देखो कैसे, द कंडीशन और वारंटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेल कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, जो कंडीशन और वारंटी होती है या तो बोल कर दी जाती है या फिर अपने आप इम्प्लाई हो जाती है। एक्सप्रेस कंडीशन और वारंटीज आर द वंस दैट हैव बीन स्पेसिफाइड बाय द पार्टीज एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कंडीशन वो होती है जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो पार्टीज अपने मुंह वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू बोल कर ये बोलते हैं कि ये कंडीशन है, ये वारंटी है, ठीक है। इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज आर द वंस दैट आर एप्लीकेबल इन द कॉन्ट्रैक्ट that do not
हैव स्पेसिफिक वारंटीज और कंडीशन। इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी वो होती है जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपने आप एप्लीकेबल हो जाती है, दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक वारंटीज, और वो स्पेसिफिक वारंटी और कंडीशन नहीं होती। इन द केस ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटीज, द पर्पज ऑफ द लॉ इज टू बी इन फॉर द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज व्हेन मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, एंड बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो द कॉन्ट्रैक्ट सच वारंटी एंड कंडीशंस आर डीम्ड टू बी पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि एक जो इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटीज हैं ये कॉन्ट्रैक्ट जो उसके जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके अंदर जो वारंटी और कंडीशन है वो एक पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। इम्प्लाइड कंडीशन देखो कौन कौन सी होती है। कंडीशन एज टू द टाइटल ऑफ द गुड, देखो जो बंदा हमारे को सामान बेच रहा है, हम यही सोचेंगे इम्प्लाइड कंडीशन और इम्प्लाइड कंडीशन बनती है ये कि जो बंदा हमारे को सामान बेच रहा है, जो सेलर है, वो जो गुड्स हैं वो उसी की है भाई। ये नहीं है उसने चोरी करके बेच रहा है या किसी और की गुड्स हमारे को बेच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने आप इम्प्लाइड कंडीशन बन जाती है कि जो सेलर है वो गुड्स उसी की है, टाइटल ऑफ गुड्स उसी का है, ठीक है। According to Section 14A, in every contract of sale, unless the circumstances indicate otherwise, the implied conditions are that the seller has the right to sell the goods and that the ownership of goods will be transferred to the buyer at the time of sale. जो seller है, condition the seller has the right, seller के पास right है goods sell करने का, the ownership of the goods will be transferred to the buyer, को transfer हो जाएगी ownership at time of sale. The seller must have the right to sell the goods, but it is not essential that the seller is the owner of such goods. The सेलर के पास गुड्स को बेचने का राइट तो है, बट ये जरूरी नहीं है कि सेलर ऑनर हो उस गुड्स का, किसी और का सामान भी बेच रहा होगा। ऑनर द गुड्स बिकॉज एन एजेंट आल्सो हैज़ द राइट टू सेल द, एजेंट भी बेचता है और सेल्समैन जो होता है वो भी सेल्स गुड्स को सेल करता है, बट वो ऑनर नहीं होता उन गुड्स का behalf of his principal. If the buyer comes to know after a sale has been made that the seller did not have the right to sell the goods, the law entitles him to receive back the price that he has paid for such goods. In case Roland versus Diwali, stole a car. देखो यहाँ तो एक तो ये बोल रहा है कि भाई जरूरी नहीं है कि वो ओनर हो, जैसे कि मतलब एजेंट बेच रहा है अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे तो वो ठीक है, वो और सेल्समैन बेच रहा है अपने ओनर के हिसाब बिहाफ पे तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर उसका टाइटल डिफेक्टिव है, मतलब सपोज करो ए ने किसी कार चुरा ली और आगे वो बेच रहा है, तो क्या है, तो वो जो सामने वाले को राइट बनता है कि वो अपने पैसे वापसी ले और उसको उसकी चीज़ वापसी दे, ठीक है। मतलब पैसे वापसी लेने का अधिकार होता है, पैसे वापसी लेने का। अब ए ने एक चोरी हुई कार मतलब उसको बेच दी बी को, और बाद में केस से पता चला कि चोरी हुई कार है, जिसकी कार थी वो ले गया, तो अब बी के पास ये हक बनता है कि वो ए से अपने पैसे वापस ले ले कार के, ठीक है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, अगर देखो अब जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं खाने पीने की या किस भी, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखा होता है ना कि इसके अंदर ये चीज़ है, इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स है, ये है वो है, और ये चीज़ नहीं है, अगर उसके अंदर वो चीज़ मिल जाती है तो वहाँ स्टिपुलेट कर सकते हैं, हम केस कर सकते हैं उसके ऊपर। देखो वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, द इम्प्लाइड कंडीशन इज दैट द गुड्स विल कन्फर्म टू देयर डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द सेलर, जो सेलर ने डिस्क्रिप्शन दिया है उसके अंदर वही चीज़ें होंगी। द गुड्स मस्ट बी व्हाट दे आर डिस्क्राइब टू, गुड्स को जैसे डिस्क्राइब किया गया वही वैसी गुड्स होंगी। सेक्शन 15 एलाबोरेट दिस पॉइंट दैट लेज डाउन दैट इफ द गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन एंड सैम्पल दे मस्ट कन्फर्म टू डिस्क्रिप्शन एंड द सैम्पल, अगर सैम्पल के थ्रू बेचा गया है तो वही सैम्पल वाला प्रोडक्ट होना चाहिए। ये नहीं है आपको शैम्पू का सैम्पल कुछ और दिखाया, छोटा पाउच उसके बड़ा वाला पैकेज लिया उसके अंदर कुछ और था, ऐसा नहीं होना चाहिए। द गुड्स कन्फर्म टू द सैम्पल एंड नॉट टू देयर डिस्क्रिप्शन, अगर सैम्पल तो कंफर्म कर रहा है गुड्स तो डिस्क्रिप्शन कंफर्म नहीं कर रहा, द बायर हैज़ द राइट टू रिफ्यूज एक्सेप्ट सच गुड्स इन केस, मतलब बायर के पास ये राइट बनता है कि वो गुड्स को खरीदने से मना कर दे, ठीक है, मतलब कि लेने से मना कर दे। सपोज कीजिए उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इस केक के अंदर क्या नहीं है, एग नहीं है, और बाद में हमारे को खाने के बाद पता चला उसमें एग का एक छोटा सा छिलका आ गया, तो पता चल गया कि इसमें एग है, तो यहाँ पर हमारे पास राइट बनता है उस सामने वाले पर्सन को वो अपने उसकी चीज़ वापस करें, उससे पैसे वापस लें, ठीक है। क्वालिटी एंड फिटनेस, according to section 16(1), ordinarily there is a no implied condition as to the quality and fitness for a particular purpose the goods supplied under a contract of sale। वैसे देखो ऑर्डिनरली क्या होता है, कोई implied condition नहीं होती as to quality and fitness for particular purpose of the goods, गुड्स के पर्टिकुलर
क्वालिटी और फिटनेस के रिगार्डिंग जो उसने सप्लाई गुड्स सप्लाइड अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल के अंडर जो सप्लाई किया गया। ऑर्डिनरी रूल कैविएट एम्प्टर और बायर बीवेयर इज एप्लीकेबल टू सेल। सिर्फ मोस्ट ऑफ ये रूल्स रिगार्डिंग कैविएट एम्प्टर और बायर बीवेयर मतलब कि बायर खुद अपना बीवेयर होके परचेज करे कि जो उसको सही लग रहा है वही खरीदे, ठीक है। इफ़ द गुड्स डू नॉट मीट द क्वालिटी एक्सपेक्टेड बाय द बायर, अगर जो गुड्स जो हैं बायर की क्वालिटी की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मीट नहीं कर रहे उसको, ही कैन नॉट रिटर्न द गुड्स, फिर वो रिटर्न नहीं कर सकता गुड्स को। बट इफ द बायर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन मेक्स नॉन टू द सेलर द स्पेसिफिक पर्पस, अगर उसने बोल के बता दिया मुझे ये चीज़ स्पेसिफिक पर्पस के लिए चाहिए और ऐसी गुड्स दो जो इस स्पेसिफिक पर्पस को कंप्लीट करे, सो एज टू शो दैट ही रैलीज ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर्स, वो सेलर के जजमेंट और स्किल्स के डिपेंड होती है। एंड द गुड्स आर ऑफ द डिस्क्रिप्शन द सेलर इज डीलिंग विद इन कोर्स ऑफ द बिजनेस, और एंड द गुड्स आर ऑफ द डिस्क्रिप्शन, और गुड्स जो है डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उनके ऊपर, सेलर इज डीलिंग विद इन कोर्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के अंदर जो सेल स्केल कर रहा है, वेदर एज अ मैन्युफैक्चरर और अदरवाइज देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन सच सेल एंड डॉक्ट्राइन ऑफ बायर बिवेयर विल नॉट अप्लाइड। यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ बायर बिवेयर नहीं मतलब अप्लाई नहीं होगी, यहाँ पर जो है कंडीशन बन जाएगी इम्प्लाइड कंडीशन, ठीक है। if the goods are required for specific purpose and the buyer has indicate this to seller at time of making the contract, एक specific purpose के लिए कोई goods चाहिए और वहाँ पर उसने contract करते टाइम बोल दिया buyer ने he can refuse to accept the goods if they cannot confirm his message, तो फिर वो goods को लेने से मना कर सकता है या फिर goods को वापस लौटा सकता है अगर वो उसकी रिक्वायरमेंट के इक्वल नहीं जाते। बट फॉर दिस इम्प्लाइड कंडीशन टू बी वैलिड द ऑब्जेक्ट फॉर विच द गुड्स आर इंटेंडेड मस्ट बी एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन मेड बाय द सेलर, मेड नॉन टू सेलर, एक्सप्रेसली होना चाहिए और सेलर को पता होना चाहिए कि सामने वाले ने ये बोला है मेरे को। जैसे कि वो हम बुगाटी वाला जो एग्जांपल किया था हमने कि उसने बोला कि मेरे को हिली एरियाज़ के लिए डीलर को बोला हिली एरियाज़ में दूर सफ़र ट्रैवल करने के लिए मुझे कार चाहिए, हिली एरियाज़ के लिए चाहिए, तो कौन सी सही रहेगी? उसने बोला बुगाटी सही रहेगी, बट उसने चलाने के बाद तो कहला कि भाई उसकी मैं एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर रही वो कार, तो उसके पास ये राइट बनता है कि वो उसकी कार को उसको लौटा दे, ठीक है। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी ऑफ द गुड्स की मर्चेंटेबिलिटी के बेस पे, इवन इफ द गुड्स परचेज आर एज पर देयर डिस्क्रिप्शन एंड सैम्पल अकॉर्डिंग टू, देखो जो गुड्स परचेज करी है वो उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, सैम्पल भी होता है साइड में, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट द गुड्स मस्ट बी मर्चेंटेबल, मतलब कि उसको मर्चेंटेबल मतलब कि उसको हम व्यापार कर सकते हैं गुड्स का। इन दिस connection, the case of Peer Muhammad versus Dolugum is an important illustration in which cement solidified into a rock because it was wet was declared to be non-merchantable। देखो सीमेंट था, सीमेंट को गीला हो गया तो वो रॉक बन गया, पूरा एक पत्थर बन गया, वाज डिक्लेयर टू बी, उसको नॉन मर्चेंटेबल डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि उसको अब नहीं बेचा सकता, कोई भी नहीं खरीदेगा रॉक सीमेंट को तो। बट इफ़ द बायर हैज़ एग्जामिन द गुड्स, अगर बायर ने एग्जामिन किया गुड्स को, एंड इफ सच एग्जामिनेशन डज नॉट रिवील एनी डिफेक्ट इन द गुड्स, उस एग्जामिनेशन में उसको कोई भी डिफेक्ट नहीं मिला गुड्स में, देयर इज़ अ नो इम्प्लाइड कंडीशन, वहाँ पर इम्प्लाइड कंडीशन नहीं बनती। इफ़ हाउएवर द बायर एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स डज नॉट रिवील एनी डिफेक्ट, अगर बायर खुद ढूंढ के देख के आता है कि कोई और उसको कोई भी डिफेक्ट नहीं मिलता, एंड द बायर एक्सेप्ट द गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है, बट फाइंड द गुड्स आर डिफेक्टिव, और फिर बाद में पता चलता है उसको कि गुड्स डिफेक्टिव है, व्हेन दे आर पुट टू वर्क, जब काम में लगाया गया उस गुड्स को, इट इज़ डीम्ड टू बी ब्रीच ऑफ मर्चेंटेबिलिटी क्वालिटी कंडीशन। सिर्फ यहाँ पर ब्रीच ऑफ मर्चेंटेबिलिटी क्वालिटी कंडीशन में ही ब्रीच होगी, ना कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होगी, क्योंकि बायर ने एग्जामिन करके देख परख के वो गुड्स को लेकर आया है। कंडीशन एज टू सेल बाय द सैंपल, अगर कोई चीज़ सैंपल के थ्रू बेची गई है तो ये कंडीशन बन जाती है कि जो उसका ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा वो भी वैसा ही होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ए सेल बाय सैंपल एज द फॉलोइंग ब्रांड कंडीशन, द एंटायर लॉट ऑफ द गुड्स विल कॉरस्पॉन्ड विद द सैंपल, कि जो पूरा लॉट ऑफ गुड्स है, बहुत सारे गुड्स हैं
पूरा लोट लिया जो आपने गुड्स का, वो उस सैंपल से मैच करता होना चाहिए, सेम होना चाहिए मतलब। द बायर विल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर द गुड्स विद द सैंपल। बायर के पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटी होती है कि वो सैंपल से उस गुड्स को कंपेयर कर सके। देयर विल बी नो लेटेंट डिफेक्ट्स इन द गुड्स विच आर नॉट अपेरेंट और विजिबल बट विच रेंडर द गुड्स टू बी नॉन। कोई बाद में कोई ऐसा डिफेक्ट ना मिले गुड्स के अंदर जो कि उस गुड्स को नॉन मर्चेंटेबल बना दे, कि वो आगे उसको कोई बेच ना सके। दिस इम्प्लाइड कंडीशन इज एप्लीकेबल ओनली नॉन अपेरेंट डिफेक्ट्स विच आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई। ये इम्प्लाइड कंडीशन वहीं पे एप्लीकेबल होता है जहाँ पर जो गुड्स के अंदर डिफेक्ट होता है वो नेक्ड आई से आप देख नहीं सकते। द सेलर कैन नॉट बी हेल्ड लिएबल फॉर सच डिफेक्ट्स विच कैन बी स्पॉटेड ऑन एन इंस्पेक्शन ऑफ द गुड्स। सेलर जो है लिएबल नहीं होगा फॉर उस डिफेक्ट के लिए विच कैन बी स्पॉटेड ऑन गुड्स की इंस्पेक्शन पे स्पॉट होता है जो। द केस ऑफ मोदी वर्सेस ग्रेगसन्स इन इज एन एग्जाम्पल। In this case, there was a hidden or latent defect in a cloth supplied by the seller, which made it unusable for coats। जिसने एक लेटेंट डिफेक्ट मिल गया क्लॉथ के अंदर जो सेलर ने सप्लाई किया था, वो जो कोट के कपड़े को जो कपड़ा है वो कोट बनने के लिए अनयूजेबल हो गया। द कोर्ट हेल्ड द सेलर गिल्टी बिकॉज इवन आफ्टर थ्रो एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल इट वाज नॉट पॉसिबल टू पिन पॉइंट द डिफेक्ट इन द मटेरियल। कोर्ट ने सेलर को गिल्टी ठहराया बिकॉज इवन आफ्टर थ्रो एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल के एग्जामिनेशन के बाद भी इट वाज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होता टू पिन पॉइंट द डिफेक्ट इन द मटेरियल, कि मटेरियल के अंदर डिफेक्ट मिले। कंडीशन एज टू यूसेज ऑफ ट्रेड। यूसेज ऑफ ट्रेड के अकॉर्डिंग देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 सेक्शन 3 एन इम्प्लाइड कंडीशन कैन रिलेट टू एप्रोप्रिएट कस्टम और यूसेज ऑफ द ट्रेड। जो इम्प्लाइड कंडीशन है वो रिलेट करती है एप्रोप्रिएट कस्टम और ट्रेड के अंदर यूसेज का, ठीक है। इफ़ एन ऑर्डर फॉर गुड्स इज प्लेस्ड विद द मैन्युफैक्चरर, अगर एक मैन्युफैक्चरर से आपने ऑर्डर किया है गुड्स के लिए, इट इज़ एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स सप्लाइड मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेलर एंड नॉट प्रोक्योर्ड फ्रॉम अदर। तो अगर अपने मैन्युफैक्चरर से अगर कोई गुड्स के लिए ऑर्डर प्लेस किया है तो यहाँ पर इम्प्लाइड कंडीशन बन गई है कि उसी मैन्युफैक्चरर के थ्रू वो गुड्स बनी होनी चाहिए, ना कि वो किसी और बंदे से खरीद कर उसको आगे सप्लाई करी होनी चाहिए, ठीक है। Condition as to wholesomeness. When the goods are eatable, an implied condition that their purchase stipulated that such goods are wholesome and not for injurious to health of the consumer। जब हम कोई खाने की चीज़ खरीदते हैं तो अपने आप इम्प्लाइड कंडीशन बन जाती है कि वो जो गुड्स है वो पूरी है, होलसम है और हेल्थ के लिए इंजूरियस नहीं है, क्योंकि तभी वो खाने की चीज़ है, ठीक है। Example, A bought a bottle of milk. The milk had typhoid bacteria and A's wife fell sick and died. It was held that the milk was not wholesome and breached the implied condition of wholesomeness, and A was entitled damage from the bottling company। तो अब बॉटलिंग कंपनी पे वो क्या करेगा, केस कर सकता है डैमेज के लिए। इम्प्लाइड वारंटीज़, ये इम्प्लाइड कंडीशंस के बारे में बात करी, इम्प्लाइड वारंटीज़ क्या जाती है। द फॉलोइंग आर द इम्प्लाइड वारंटीज़ इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्वाइट एंड पीसफुल पोजेशन। देखो हमने किसी से कोई चीज़ खरीदी है तो हम ये मानते हैं कि उसका क्वाइट और पीसफुल पोजेशन हमारे को मिले। देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14(6) द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैज़ एन इम्प्लाइड वारंटी दैट द बायर हैज़ द राइट टू क्वाइट एंड पीसफुल पोजीशन of the goods, which implies that when the buyer has received the possession of goods, कि buyer को जब possession मिली goods की, he has the right to use and enjoy them, उसके पास राइट है कि उसको यूज़ करे और उसको enjoy करे। if the right of the buyer of possession and enjoyment is in any way disturbed, he is entitled to file suit against the seller for such disturbance and the latter is liable for damage to the buyer। अगर उसके बायर के पास राइट होता है कि पोजीशन ले और एंजॉय करे, ठीक है, और अगर उसकी एंजॉयमेंट डिस्टर्ब होती है तो अगर सेलर की वजह से, तो वो फाइल कर सकता है सूट सेलर के अगेंस्ट फॉर सच डिस्टर्बेंस एंड लेटर बी लिएबल डैमेज, और जो भी डैमेज होगा उसके लिए लिएबल होगा वो सेलर। फ्रीडम फ्रॉम चार्ज और इनकम्बरेंसेस।
देखो, another important implied warranty under section 14C is that in the absence of a contract to the contrary, the goods sold to the buyer must be free from encumbrances. If it comes to light later that the goods are in pledge or mortgage, मतलब कि जो goods बेची गई है वो सेलर की खुद की होनी चाहिए, भाई खुद की, मतलब उसकी इनकम्बरेंसेस खुद की होनी चाहिए, ठीक है। इफ इट कम, बाद में पता चलता है कि गुड्स आर इन प्लेज और मॉर्गेज, जो गुड्स थी वो प्लेज गिरवी रखी हुई थी और थर्ड पार्टी ऑलरेडी हैज़ द राइट टू, थर्ड पार्टी के पास राइट्स है उस गुड्स का, द सेलर इज लिएबल फॉर डैमेज टू द बायर। मतलब कि जो गुड्स हैं जो सेलर बेच रहा है वो फ्री फ्रॉम एनी चार्ज होनी चाहिए। वारंटी एज टू स्पेसिफिक केयर की, इफ़ द गुड्स आर easily destroyable, example inflammable or dangerous to handle, it becomes the duty of the seller to forewarn the buyer of the danger in handling such goods so that the buyer takes specific care in their usage। देखो, अगर कोई गुड्स ऐसी है जो ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जैसे कि इनफ्लेमेबल है, इसमें आग लग सकती है, ठीक है, या फिर इसको हैंडल करना थोड़ा डेंजरस हो सकता है, तो वो सेलर की ड्यूटी बन सकती है कि वो पहले ही वार्न कर दे बायर को उस डेंजर के खिलाफ, भाई किस तरीके से हैंडल किया जाए इस गुड को, सच गुड्स को हैंडल, सो दैट द बायर टेक स्पेसिफिक केयर इन देयर यूज, तो उसको यूज़ करने में जो बायर है स्पेसिफिक केयर रखे। दैट इज़ अ रीज़न वाई सम मेडिसिन कम विद लेबल्स, यही रीज़न है कि मेडिसिन लेबल्स के आती है कि वार्निंग द कंज्यूमर टू कीप दैम इन कूल ड्राई प्रेस पे रखे और टू यूज़ दैम अकॉर्डिंग टू एडवाइस एंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये लिखा होता है ना कि भाई ये दवाई तभी लें, मेडिकल प्रैक्टिशनर ने अगर आपको एडवाइस करिए तभी लें, और कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखें। तो ये वारंटी है टू स्पेसिफिक केयर। डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर और बायर बिवेयर, देखो डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर कहता है या बायर बिवेयर ये कहता है, बायर को बिवेयर किया जाता है कि भाई तुम अपनी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो आप कुछ खरीद रहे हो तो आप उस चीज़ को देख परख के अच्छे देखभाल के खरीदें। As general rule, the doctrine of caveat emptor or buyer beware is applicable in the contract of sale unless the contract does not specify anything in the contrary. The object of the doctrine is that when a contract of sale is made between the buyer and the seller, it is a duty of the buyer, buyer की ड्यूटी बनती है to examine the goods to his satisfaction, अपने satisfaction के according goods को examine करे before he buys them, जब तक वो खरीदे उससे पहले सबसे अच्छे देख परख के examine करके buy करे। The seller of the goods is not obliged to point out the defects in the goods he is selling, seller को जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट आउट करे कि इस गुड्स के अंदर ये डिफेक्ट है जो वो बेच रहा है। व्हेन ए बायर हैज बॉट द गुड्स ऑफ हिज ओन विल एंड आफ्टर एग्जामिनिंग एंड द डिस्कवर सम डिफेक्ट इन द गुड्स आफ्टर बाइंग, द सेलर इज नॉट लिएबल फॉर सच डिफेक्ट। देख परख के चीज़ को खरीदता है और उसे उस टाइम कोई डिफेक्ट नहीं दिखता और लेकिन बाद में उसे कोई डिफेक्ट मिलता है तो उसके लिए सेलर कोई लिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो यही कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर। आगे देखो, बट इफ दिस लाइज अडेयर टू स्ट्रिक्टली टू द लेटर देयर वुड बी ए मैनी बायर हु वुड बी पुट टू ट्रबल, एवरी बायर इज़ नॉट क्लेवर, क्योंकि देखो हर जो बायर होता है इतना चालाक नहीं होता, इतना चालाक नहीं होता दैट हैज़ द स्किल टू इवेल्यूएट द गुड्स इन टर्म्स ऑफ देयर क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी, कि वो प्रॉपर एग्जामिन कर सके कि इस गुड्स की क्वालिटी कैसी है, स्टेबिलिटी है या नहीं। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सच बायर, उन बायर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए इस चीज़ से, द लॉ प्रोवाइड सम एक्सेप्शंस टू द रूल, लॉ ने इस रूल्स के एक्सेप्शन भी कुछ बनाए हैं। वैसे ये रूल कहता है कि अपने आप देख परखो, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं इस रूल के। द डॉक्ट्राइन ऑफ बायर बिवेयर डज नॉट अप्लाई इन फॉलोइंग सिचुएशन, कौन सिचुएशन में डॉक्ट्राइन ऑफ बायर बिवेयर नहीं आता। व्हेन वेयर द बायर रैलीज ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर, जहाँ पर बायर रैलीज करता है सेलर की स्किल और जजमेंट के बेस पर। व्हेन द बायर मेक्स नोन हिज रिक्वायरमेंट टू द सेलर ऑफ व्हाट ही एक्सपेक्ट फ्रॉम द गुड्स और हाउ ही इंटेंड्स टू यूज दैम, जब बायर सामने वाले सेलर के ऊपर ही छोड़ देता है कि भाई मुझे ये रिक्वायरमेंट चाहिए और ये रिक्वायरमेंट इस गुड से पूरी होगी तो ठीक है, तो फिर यहाँ पर सेलर की जजमेंट और स्किल चलती है कि सेलर उसको अपने उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो चीज़ दे ढूंढ के, और व्हाट ही एक्सपेक्ट फ्रॉम द गुड्स और हाउ ही इंटेंड टू यूज दैम एंड रैलीज ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर, सेलर की जजमेंट और स्किल्स के ऊपर बेस्ड हो जाता है। एंड द डील इज मेड बाय द सेलर और मैन्युफैक्चर विद द बायर ऑन सच अंडरस्टैंडिंग, और डील होती है तो सेलर और बायर के अंडरस्टैंडिंग पे बेस पे होती है। डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर इज नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। अंडर सच सर्कमस्टांसेस इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स टू द बायर, यहाँ पर
ड्यूटी बनती है सेलर की क्वालिटी गुड्स बायर को प्रोवाइड करे दैट मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जो उसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करे। एंड इलस्ट्रेशन टू दिस इफेक्ट इज प्रेस्ड वर्सेस लास्ट डिस्कस्ड अर्लियर इन द चैप्टर। आगे देखो, फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, पर्पस को कंप्लीट करने के लिए फिट कोई चीज़। द इम्प्लाइड कंडीशन अबाउट द फिटनेस ऑफ गुड्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड यूजेबिलिटी इन सम सर्कमस्टांसेस डिपेंड्स ऑन द कस्टम्स और practices of trade that the doctrine of buyer beware is not applicable. For example, when a person buys a water cooler, the implied condition that it cools the water. फिटनेस ऑफ पर्टिकुलर पर्पस के, ये पर्पस कंप्लीट करने के लिए अगर हमने एसी लिया है तो नॉर्मल सी बात है वो रूम को ठंडा करेगा, ये इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी हो गई ना अपने। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, अगर आपने चीज़ डिस्क्रिप्शन के थ्रू सेल करी है तो जो उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्क्राइब किया गया है वही चीज़ उसको पूरा कवर अप करेगी। व्हेन द सेल ऑफ गुड्स इज मेड बाय डिस्क्रिप्शन इट इन्वॉल्व सम इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी एंड कैवेट एम्प्टी डॉक्ट्राइन इज नॉट एप्लीकेबल। द गुड्स सोल्ड मस्ट मैच द डिस्क्रिप्शन, जो गुड्स बेची गई है उसकी डिस्क्रिप्शन से मैच होनी चाहिए, अदरवाइज द बायर कैन रिफ्यूज द एक्सेप्ट द गुड्स एंड इज एंटाइटल्ड टू रिसीव डैमेजेस फ्रॉम द सेलर। तो अगर ऐसा नहीं होता, डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं होती गुड्स, तो बायर के पास राइट होता है कि वो रिफ्यूज कर सकता है उस गुड्स को एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर उसको डैमेज रिसीव करेगा सेलर से। सेल बाय फ्रॉड, अगर किसी ने फ्रॉड करके सेल करा है, इन केस द कंसेंट ऑफ द बायर इज इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज टेकन बाय फ्रॉड, अगर बायर से उसकी कंसेंट, सहमति उस खरीदने के लिए उस गुड्स को फ्रॉड के थ्रू ली गई है ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर, सेलर ने फ्रॉड किया है, द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज रेस्ट विद सेलर, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर के साथ हो जाती है। हु इज लिएबल टू कंपनसेट द बायर फॉर एनी लॉस, जो लिएबल होगा सारी जो भी लॉस होगा कंपनसेट करने के लिए बायर को, दैट ही माइट बी पुट टू द बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि उसने उसको उस लॉस करवाया है। द law does not allow a recourse to doctrine of buyer beware to the seller in case of fraud। यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ बायर बिवेयर नहीं चलेगा फ्रॉड के टाइम पे। लेटेंट डिफेक्ट, जो बाद में डिफेक्ट मिलते हैं, द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू द बायर for all such defects in goods which are not apparent to a person of normal intelligence। normal intelligence के अंदर, नॉर्मलिटी दिमाग के अंदर हमें ये जो डिफेक्ट नहीं नज़र आते, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर टू एग्जामिन द गुड्स फॉर एनी डिफेक्ट्स इज लिमिटेड टू एक्सटेंट वेयर द डिफेक्ट्स आर apparent एंड कैन बी स्पॉटेड बाय द बायर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है बायर बिवेयर के अंदर वो तो यही होती है, जो चीज़ जिसको दिख रही है अच्छे से एग्जामिन कर सकता है वही एग्जामिन कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसी जो डिफेक्ट्स हैं जो अपरेंट नहीं हैं, दिख नहीं रहे हैं, और उसके लिए देखने के लिए बहुत सारी स्किल्स चाहिए बायर को। द बायर कैन नॉट स्पॉट द लेटेंट डिफेक्ट इन गुड्स दैट आर नॉट अपरेंट व्हेन द एग्जामिन द गुड्स। बायर स्पॉट नहीं कर पाया उस डिफेक्ट्स को जो अपरेंट नहीं थे व्हेन एग्जामिन द गुड्स। द लायबिलिटी फॉर सच डिफेक्ट इज देयर फॉर द सेलर, इसलिए जो लायबिलिटी जो बनती है वो सेलर की बनती है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो वीडियो है कंडीशन एंड वारंटी चैप्टर की समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।